तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से अब हम लोग श्वसन और गैसों का विनिमय जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत हम लोग जो श्वसन तंत्र वाला टॉपिक है उसको लाइन से क्लियर करते हुए चल रहे हैं। और इसके अंतर्गत आज हम लोग श्वसन तंत्र के कुछ भाग अर्थात फेफड़ा, कुपिका और डायफ्राम के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हम लोग चित्र सहित देने वाले हैं। हम लोग आज जानेंगे कि फेफड़ा किसे कहते हैं, डायफ्राम क्या होता है, कुपिका क्या होता है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम लोग सबसे पहले जो फेफड़ा है ये आखिर होता क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो फेफड़ा वाला टॉपिक है इसको हम लोग पिछले वाले चैप्टर के लास्ट क्लास में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अगर आप उस वाले टॉपिक को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले फेफड़ा क्या होता है, तो मानव का मुख्य श्वसन अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। क्या बोला गया, यह मानव का मुख्य श्वसन अंग होता है। इसकी संख्या कैसी होती है, 2 होती है। दाएं फेफड़े में 3 पाली क्या बोला गया, दाएं फेफड़े में 3 पालियां होती है और बाएं में 2 पालियां होती है। ये पालियां क्या होता है, तो इस प्रकार से बटा हुआ मान लेते हैं। इस प्रकार से बटा हुआ इस प्रकार से होता है, जबकि ये जो बायां है इसमें केवल 2 ही होता है। उसी को बोला गया है कि दाएं फेफड़े में 3 पालियां होती हैं और बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती हैं। देख सकते हैं इसमें 1 2 3 हो गया, इसमें 1 और 2, इस प्रकार से होता है। आगे पढ़ेंगे ब्रांकाई आगे चलकर कई शाखाओं में बढ़ जाते हैं। अब ये ब्रांकाई क्या होते हैं, तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 2 बराबर भागों में बटा है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ब्रांकाई कहते हैं। ये जो आपको ये क्या होता है, ये होता है ग्रसनी या फिर ग्रास नली, ये होता है ग्रास नली। तो ये जो ग्रास नली है ये आगे चलकर ब्रांकाई में बढ़ जाता है 2 बराबर भागों में, और यह आगे चलकर कई शाखाओं में बढ़ जाते हैं। देख सकते हैं ये जो ब्रांकाई है वो आगे चलकर कई शाखाओं में बढ़ जाते हैं, जिसी के लास्ट छोर में क्या होता है, कुपिका जो है वह उपस्थित होता है। इतना बात क्लियर। चलिए हम लोग कुपिका देख लेते हैं। फेफड़ा आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फेफड़े के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए तो हम लोग उसको पिछले वाले चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए कुपिका देख लेते हैं। तो ब्रांकियोल्स के सिरे पर अंगूर जैसे गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे कुपिका कहते हैं। इतना बात क्लियर। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, ब्रांकियोल्स। अब ये क्या हो गया, ये जो है 2 तो ब्रांकाई हो गए। अब इसके जो आगे आते हैं, इसके जो आगे जैसे कि ये हो गया और हमारे ये सब जो हो गया, ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है लंबा लंबा सा, इसको क्या कहते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, ब्रांकियोल्स कह देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या होता है, ब्रांकियोल्स होता है। तो देख सकते हैं ब्रांकाई के आगे वाला जो भाग है जो कई सारे शाखाओं में बढ़ जाता है उसको ब्रांकियोल्स कह देते हैं। और उसी के लास्ट छोर में जो अंगूर जैसी संरचना पाई जाती है उसी को कुपिका कहते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। कुपिका पर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ होता है। ये जो कुपिका आपको दिखाई दे रहा है गोल गोल से बिंदु बिंदु, इस पर क्या होता है, इस पर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ होता है, जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है। यहीं से जो गैस होते हैं उसका आदान प्रदान होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, तो उसका आदान प्रदान जो कुपिका होता है उसमें रक्त कोशिका द्वारा ही होता है। इतना बात क्लियर है। आगे पढ़ेंगे। यहाँ से ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वह रक्त में चली जाती है और और क्या बोला गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। देख सकते हैं इसी के कारण ही, इसी से होते हुए जो हमारा ऑक्सीजन है रक्त में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 बाहर आ जाता है। इतना बात क्लियर। आशा करता हूँ आपको फेफड़ा और कुपिका दोनों क्लियर हो गया होगा। ये जो ब्रांकियोल्स दिखाई दे रहे हैं इसी के लास्ट छोर में ये उपस्थित होते हैं, देख सकते हैं। तो ये हो गया कुपिका। चलिए अब हम लोग ये डायफ्राम क्या होता है, जो कि फेफड़ा का भाग नहीं होता है, ये नीचे का भाग है डायफ्राम। तो ये क्या है, इसको देख लेते हैं। तो डायफ्राम फेफड़ों को आधार प्रदान करती है। देख सकते हैं ये जो फेफड़े हैं इसको क्या प्रदान करते हैं, आधार प्रदान करते हैं, अर्थात इसी के ऊपर मान लेते हैं टिका हुआ होता है। डायफ्राम के ऊपर नीचे होने के कारण ये वायु फेफड़े के अंदर बाहर होता है। देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से आपको संरचना जो दिखाई दे रहा है, 1 मिनट,
इस प्रकार से आपको जो ये संरचना दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, ये ऊपर नीचे होता है। अब ये ऊपर है और ये इस प्रकार से नीचे भी होता है, इस प्रकार से नीचे भी होता है, ऊपर भी होता है। तो ऊपर कब होता है, जब हम लोग श्वास बाहर छोड़ते हैं। नीचे कब होता है, जब हम लोग श्वास लेते हैं। उसी को बोला गया यहाँ पर डायफ्राम ऊपर कब होता है, जब वायु फेफड़ों से बाहर जाती है। और डायफ्राम नीचे कब होता है, ये नीचे कब होता है, जब वायु फेफड़े के अंदर आती है। क्योंकि जब हम लोग फेफड़े में वायु भरते हैं, अर्थात जब हम लोग श्वास लेते हैं, तो ये जो डायफ्राम है वो नीचे हो जाता है इस प्रकार से, क्योंकि ये जो दोनों फेफड़ा है फूल जाता है। फूल के जो डायफ्राम है इसको दबाव डालता है, तो ये नीचे हो जाता है। अर्थात ये अभी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है इस प्रकार से हो जाता है, देख सकते हैं। अर्थात ये नीचे हो जाता है। इतना बात क्लियर। तो उसी को बोला गया है डायफ्राम ऊपर कब होता है, जब वायु फेफड़े से बाहर हो। और डायफ्राम नीचे कब होता है, जब वायु फेफड़े के अंदर आ जाए। इतना बात क्लियर। तो चलिए अब हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास में ये जो श्वसन तंत्र का जितना भी टॉपिक है, जितना भी इसके अंग है, इसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।